रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज 3 बड़े घटनाक्रम इस देश में और उत्तर प्रदेश में हुए। पहला घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी की दृष्टि से। समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, संस्थापक सदस्य मोहम्मद आजम खां 27 महीनों के बाद उन्हें राहत मिली है। 27 महीने बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। साथ ही ये शर्त लगाई है कि वो लगातार जो कोर्ट है जहां उनका मामला चल रहा है, यूपी का जो कोर्ट है जहां उनका मामला चल रहा है, उसमें लगातार वो परमानेंट जमानत के लिए अर्जियां देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि भाई ये क्या तरीका है, अगर जब आजम के जेल से रिहाई का नंबर आता है, एक मामले में जमानत हो जाती है, तो ये अगला मामला तुरंत दर्ज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ये पूछने के बाद अब कोई नया मामला फिलहाल दर्ज नहीं हुआ 2-4 दिनों में। और यही वजह है कि आज जब अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को मिल गई तो एक आस बंध गई कि आजम खां 2-3 दिन में बाहर आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी, आजम खां के परिवार, रामपुर वालों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। पंजाब के बड़े कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हालांकि सुनील जाखड़ के बागी तेवर थे, पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उदयपुर चिंतन शिविर से पहले भी बहुत उलझुल बातें उन्होंने की थी और इससे पहले सोनिया गांधी पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। ये लग रहा था कि जाएंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और उम्मीद की जा रही, ये कहा जा रहा है, ये कयास हैं कि कर्नल कोठियाल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। कांग्रेस के एक और बड़े नेता गुजरात में कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया, जैसे सबको पता है। हार्दिक की बातें भी भारतीय जनता पार्टी की ओर उनकी राह बनाती नजर आ रही हैं। तीसरा मामला ज्ञानवापी का है, जिसको लेकर पूरे देश में, विश्व में चर्चा है। ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा यह है, और है भी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ज्ञानवापी को लेकर आज कोर्ट कमिश्नर से सबूत के तौर पर वो रिपोर्ट सौंपी। जो कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट किया, वो रिपोर्ट आज वाराणसी के कोर्ट में रखी गई, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम ऐसे प्रतीक, ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हिंदू अवशेषों के, मंदिर के सबूत या गवाही पेश कर रहे हैं। मंथन में आज इन तीनों विषयों पर बात। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, या जमानत अंतरिम होगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर कोतवाली से जुड़े एक मामले में उन्हें यह राहत मिली है। दर्शकों को बता दें कि 27 महीनों के दौरान आजम खां पर 89 मुकदमे जो दर्ज थे, उन पर एक के बाद उन्हें उनमें जमानतें मिली। लेकिन ये होता रहा बीच में कि जब भी ऐसा लगा कि आजम खां जेल से बाहर आ जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक मामला और दर्ज हो गया। नियमित जमानत मिलने तक वो अंतरिम जमानत ये जारी रहेगी। अदालत ने इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर दी थी और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुना दिया गया है। इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस S गोपन्ना की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इन तीनों न्यायमूर्तियों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर टिप्पणी पिछले दिनों की थी और कहा था कि ये क्या तरीका है। आजम खां, जैसा कि हमने बताया कि पिछले 27 महीनों से
वो सीतापुर की जेल में बंद हैं और एक के बाद एक तमाम केस दायर होने के बाद वो परेशान चल रहे थे। कुल मिलाकर इस बीच कई राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए। आजम खां के परिवार ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं है। परिवार के जो बहुत करीबी हैं, सीधे खुलकर उनकी पत्नी या बेटे ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके करीबी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाजवादी पार्टी के खिलाफ और यहाँ तक कहा कि वो लोग उनके साथ में नहीं हैं। यही वजह है कि आजम खां को इतने दिनों से जेल में बंद रखा गया। शिवपाल यादव सीतापुर की जेल में जब आजम खां से मिलते हैं, उसी वक्त ये खबरें आती हैं कि आजम खां के साथ कोई डील हुई है कहीं। मंथन में हमने इस बात को बहुत जोरदारी से कहा था और इस बात को हमने रखा भी था। बहुत पहले भी हमने इस बात को कहा था कि शिवपाल यादव संदेशवाहक बनकर गए हैं आजम खां के पास। कोई बात महत्वपूर्ण हुई, कोई डील हुई है, कोई समझौता हुआ है, कोई चीज़ें हुई हैं। और उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर ये डील मैच्योर हो गई तो आजम खां बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस तथ्य, इस कथन के पीछे ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब तथ्यों के आधार पर चलते हैं और शायद देश में इन्हीं पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। हम उस ओर इशारा कर रहे हैं जो जिस वक्त आजम खां को बाहर आना होता था उस वक्त एक नया मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। हम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डील हुई है तो शायद नया मुकदमा उनके खिलाफ नहीं हुआ है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत दी है, जबरदस्त राहत दी है। अंतरिम जमानत देना अपने आप में इस बात का संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में रखा है, निशाने पर रखा है और कहा है कि भाई ये क्या तरीका है कि जब वो आदमी निकलने वाला होता तभी आपको याद आ जाती है। तो इन सब मामलों के बाद एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट पर शायद भारत के, शायद ही, मुझे लगता कोई ऐसा व्यक्ति होगा नहीं जिसको कोर्ट पर भरोसा नहीं होगा। और तमाम गंभीर मसलों पर, तमाम ऐसे नाउम्मीदी, जो नाउम्मीदी वाले मसले होते हैं, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यही लोगों को राहत देते हैं। लीगल भाषा में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके आजम खां को अंतरिम जमानत दी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को राहत मिली है, ये बार बार हम कह रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए अब्दुल्ला आजम का एक ट्वीट हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उनके बेटे हैं और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा का एक बयान है। दोनों देखिए और सुनिए। सच्चाई की जीत है। तो जिस तरह से ये आरोप लगे थे कि उनका मदद नहीं की अखिलेश यादव जी ने या इस तरीके से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी, जो कुछ है वो सब आप लोगों के सामने है। अच्छा, तो अभी क्या आजम खां साहब यहीं आएंगे रामपुर या आप सीतापुर जाएंगे? नहीं, सीतापुर अगर मैं जाऊंगी भी तो आजम साहब तब भी सीधे रामपुर ही आएंगे। तो कोर्ट के लिए कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया है। और कुछ जो है राजनीतिक पार्टी या कार्यकर्ताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, घर आकर हमारी हिम्मत बढ़ाई है, उन सभी लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया कहना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस बुरे वक्त में हमारे परिवार का साथ दिया है, हमारा साथ दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। वो किसी प्रकार की टिप्पणी से बची हैं। उन्होंने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करने से खुद को बचाया है। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है किसी राजनीतिक दल पर, किसी राजनीतिक नेता पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि भाई ये एक न्याय हमें मिला है, एक भरोसा जो कोर्ट पर होता है वो कायम है। और तमाम उन लोगों का शुक्रिया हो, धन्यवाद जिन लोगों ने हमें गाढ़े वक्त में साथ दिया है। शिवपाल यादव का ट्वीट भी आपके सामने है। शिवपाल यादव ने ट्वीट करके आजम खां को जमानत मिलने को एक न्याय की जीत बताया और कहा कि भारत के न्याय व्यवस्था से एक उम्मीद की एक नई किरण और उन्हें दिख रही है। एक लंबे अरसे के बाद न्याय की जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी आज वो पूर्ण हुई। हमने कनेक्ट किया था
कि शिवपाल यादव पिछले दिनों सीतापुर जेल में आजम खां से मिलने गए थे, तो बहुत सारे कयास, बहुत सारे संकेत, संदेश वो दे गए थे, जबकि आजम खां समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से नहीं मिले। आपको बता दें कि शिवपाल यादव अब समाजवादी पार्टी को तिलांजलि दे चुके हैं पूरी तरीके से। बीच में वो आते रहे, जाते रहे, एक बार उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, मैंने सदस्यता लेकर ही चुनाव लड़ा, लेकिन अब वो पूरी तरीके से उनका मोह भंग हो चुका है। नेताजी पर भी उन्होंने निशाना साधा था और कहा था कि अगर नेताजी चाहते तो प्रधानमंत्री से कहते और आजम खां को राहत मिल जाती। आज वो राहत कोर्ट ने दी है। बहुत कोट करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश से कोई और नया मुकदमा आजम खां के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है। ये संकेत, ये संदेश बहुत सारी बातें कहते हैं। शायद जो हमने मंथन में बहुत खमठोक कर कहा था कि शायद आजम खां जब बाहर आएंगे तो एक नई राजनीतिक डील भी होगी और वो अलग तरीके से नजर आएंगे। कम से कम समाजवादी पार्टी से ना तो वो बहुत उम्मीद कर रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी को उनसे उम्मीद करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का भी ट्वीट है और उसके नेता सुनील साजन का बयान भी है। ये भी बताया जा रहा है कि भाई ये ट्वीट समाजवादी पार्टी ने बहुत बाद में किया, जब शिवपाल सिंह यादव ने ये ट्वीट किया उसके बाद फेस सेविंग के लिए समाजवादी पार्टी ने ये ट्वीट किया, ऐसा कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन का भी बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार आजम साहब पर जुल्म जाती करती आ रही है। आज इस चीज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आजम साहब पर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको परेशान किया जा रहा है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत आजम साहब को दी है। और सिर्फ आजम साहब पर नहीं, बीजेपी सरकार, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, आम जनता हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिसिया आतंक बढ़ा है, वो घटना चंदौली की हो, सिद्धार्थनगर की हो, ललितपुर की हो, बस्ती की हो या प्रदेश के दूसरे जिलों में जो घटनाएं हो रही हैं, उससे यह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। सुनील साजन कह रहे हैं कि भाई जो आजम साहब हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया है, उन्हें एक बहुत बड़ी राहत दी है मंथन में। इसीलिए हमने जो आज मंथन का मुखड़ा है आजम को सुप्रीम राहत, तो बहुत सारे बयानात, बहुत सारे ट्वीट और तमाम तरीके की जो चीज़ें हमने आपको दिखाई। अब चूंकि ये क्या गुणागणित है, कैसे चीज़ें आएंगी, क्या आगे बढ़ेगा, आजम 3 दिन बाद अगर जेल से छूटेंगे क्या परिस्थितियां होंगी, क्या स्थितियां होंगी। खान परिवार को तो राहत मिली क्योंकि उनके मुखिया 2-3 दिन बाद, 27 महीने बाद खुली हवा में सांस लेंगे, बड़ा भावुक क्षण होगा वो। और रामपुर में आज काफ़ी खुशी का माहौल रहा, वहाँ आजम के समर्थकों ने मिठाइयाँ बांटी, लड्डू बांटे, तमाम तस्वीरें हमारे पास भी आई। लेकिन राजनीति में क्या होगा, समाजवादी पार्टी की राजनीति में क्या होगा? आजम कोई नई पार्टी बनाएंगे शिवपाल यादव के साथ, या कांग्रेस में जाएंगे, या समाजवादी पार्टी में रहेंगे, भाजपा से कोई अलायंस गठबंधन होगा आजम खां के गठबंधन या किसी से, या सीधे आजम खां भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? ये बहुत सारे सवालात ये सामने हैं। इन सब सवालातों के बारे में जानने के लिए हमने आज इस खास कार्यक्रम में देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी साहब को आमंत्रित किया है। बिलाल भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों को और हमें। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत आभार। बिलाल साहब, आजम खां साहब जेल से छूट रहे हैं, अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दी है। उनके परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा खुशी का मौका है। और उनकी पत्नी ने कहा भी कि भाई जो लोग इस बुरे वक्त में उनके परिवार के साथ खड़े रहे, उनका शुक्रिया। किसी राजनीतिक टिप्पणी से वो बची हैं। बिलाल साहब, देखिए दुर्गेंद्र जी, जिन परिस्थितियों में आजम खां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता
को अंतरिम जमानत मिली है वो सबके सामने मौजूद है। आजम खां के भविष्य में की क्या राजनीति होगी, उनके समाजवादी पार्टी से किस तरह के रिश्ते होंगे, वो आगे अपने लिए क्या रास्ता अख्तियार करते हैं, ये तो देखिए सब एक भविष्य के गर्भ में छुपा है। हम इन परिस्थितियों का आकलन कर सकते हैं और उसका एक ऑब्जर्वेशन जनता के सामने रख सकते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन जो वर्तमान और अतीत में जो जिन परिस्थितियों को हमने अपनी नजरों से देखा, जिन संकेतों को अपनी नजरों से देखा, उस पर आधारित ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों का होगा, जिसको हम रखना चाहेंगे जनता के बीच आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, दरअसल सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आजम खान साहब को जिस तरह से 26-27 महीने वो उन्होंने जेल में रहकर गुजारे हैं, सबसे पहले उन्हें सुकून की जरूरत है। वो जेल से बाहर आने के बाद या कहिए जमानत के बाद जब अपने घर जाएंगे तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि वो पहले अपनी कमर सीधी करेंगे और अपनी उन नींदों को पूरा करेंगे जो उन्होंने जेलों में गंवाई है। ठीक बात। उसके बाद जो 26-27 महीने उन्होंने अगर कोई मंथन किया है जेल में रहकर, उन्होंने कोई सोचा अपने भविष्य की राजनीति के बारे में, या उन्होंने कोई रोड मैप तय किया है, या कोई उन्होंने इस पर कोई विचार या कोई चिंतन मनन किया है, आगे का रास्ता उसी चिंतन मनन पर आधारित होगा। ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है इंसान का जी। अब रहा समाजवादी पार्टी और आजम खां के रिश्तों का सवाल, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और आजम को सिर्फ एक शेर के माध्यम से बयां करना चाहूंगा कि वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, उसने यूं किया वक्त पर दवा न दी। तो ये शेर समाजवादी पार्टी और आजम खां के रिश्तों को बयान करता है। जी, निश्चित तौर पर आपने कहा कि भाई जहर देने से परहेज किया है, वक्त पर दवाई नहीं दी। वो दोनों का उद्देश्य है कि मरना है आपको, वक्त पर दवा ना दो तब भी मर जाएगा और जहर दे दो तब भी मर जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण शेर के जरिए आपने बात कही है बिलाल साहब। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में आजम खां साहब की जमानत को लेकर जिस तरीके से खुशी या उस तरीके की जो चीज़ें दिखनी चाहिए थी, आज उस तरीके से नहीं दिखी। समाजवादी पार्टी के नेता फेस सेविंग करते नजर आए, ऐसा क्यों बिलाल साहब? मुझे लगता है कि बिलाल सब्जवारी साहब का नेटवर्क कहीं गायब हो गया है और जाता रहता है, हमारा भी चला जाता है, उनका भी चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनती हैं, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। और जो तकनीकी युग है इसके तमाम फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं कि अगर नेटवर्क के माध्यम से बहुत दूर बैठा व्यक्ति अगर हमारे सामने होता है तो जाहिर सी बात है वो जब चला जाता है तब भी अपने आप में एक बाधा रहती है। बिलाल साहब, जब नेटवर्क बिलाल साहब आ गए हैं वापस, ये हमें बताया जा रहा है। बिलाल साहब, बीच में नेटवर्क ने थोड़ी सी बाधा उत्पन्न की लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ हमारे आपके बीच दीवार खड़ी करने में। इसी को जोड़ेंगे कि क्या इन 27 महीनों ने समाजवादी पार्टी और आजम खां के बीच दीवार खड़ी कर दी है? देखिए, यकीनन समाजवादी पार्टी और आजम खां के बीच एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी है जिसको समाजवादी पार्टी भले ही न देखे लेकिन आजम खां अपनी नजरों से जरूर दे सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। देखिए, आजम खां को अगर आप पॉलिटिक्स को रीड करें तो आजम खां जिस करेक्टर का नाम है, उन्होंने हमेशा सेंटिमेंट्स की पॉलिटिक्स की है। आजम खां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं और जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलकर उन्होंने रामपुर के अंदर अपनी राजनीति शुरू की तो उनका सेंटिमेंट रामपुर के नवाब के खिलाफ होता था और वो जो रामपुर के नवाब का जो ऑरा होता था उसके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करते थे और उस पॉलिटिक्स के अंदर वो वहां की जनता को, वहां के गरीब आवाम को एक कम्युनिकेट करने में कामयाब होते थे कि अब ये दौर नहीं है नवाबी का, डेमोक्रेसी है। उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स और उछाल पाई और जब वो बड़े नेता मुलायम सिंह यादव के संरक्षण में आए
तो और इसी बीच 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो आजम खां जो मुसलमानों के बीच जो बाबरी मस्जिद सेंटीमेंट को लेकर कांग्रेस से नाराजगी होती थी, उस सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करने लगे। उसके बाद फिर आजम खां का जो समाजवादी पे रोल होता था, उनकी सारी कोशिश यही होती थी कि वो किस तरह मुसलमानों को कांग्रेस में ना जाने दे। इसकी जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव ने आजम खां के कंधों पे दी थी, और वो उस उत्तर प्रदेश की कम्युनिटी, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को ये समझाने में कामयाब रहे कि कांग्रेस की वजह से देश के अंदर मुसलमानों का ये हाल हुआ। दरअसल राजनीतिक परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती हैं। जब मुलायम सिंह कमजोर हुए तो अपरोक्ष रूप से उनका जो चोली दामन का साथ था आजम खां का, जो आजम खां को समझ सकते थे, वो आजम खां भी अपनी इस पार्टी में एक तरह से बेगाने हो गए। और जैसे जैसे मुलायम सिंह की राजनीति ढलान पर गई, मुलायम सिंह को अखिलेश यादव ने समय समय पर आइसोलेट किया और परिवार का झगड़ा हुआ, आजम खां समाजवादी पार्टी में हाशिए पे जाते रहे। उसके बाद जो उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसके अंदर यकीनन उनसे कुछ गलतियां हुई, और जो जमीनों का एनक्रोचमेंट हुआ उसकी बाउंड्री के अंदर, उन एनक्रोचमेंट को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उसका फायदा उठाया और मौके पर चौका मार दिया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह के मुकदमे आजम खां पे दर्ज हुए, मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का, इस तरह के मुकदमे को यकीन करना या मेरे जैसे व्यक्ति को यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आजम खां अपनी पॉलिटिक्स में एक एटीट्यूड भी रखते थे, और उस एटीट्यूड के माध्यम से वो लोगों को आकर्षित करते थे। ये एटीट्यूड बहुत से लोगों को अहंकार नजर आता था, लेकिन बहुत सारे लोग इस एटीट्यूड को पसंद भी करते थे। तो आजम खां की पॉलिटिक्स के अंदर उनके जो चरित्र है उसमें कई शेड्स देखने को मिलते हैं। एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ए साहिब उरूज, तू बामे उरूज से सूरज के डूबने का नजारा न कीजिए। तो ये वो एटीट्यूड था आजम खां की पॉलिटिक्स का, जो लोगों को नागवार गुजरता था। वहीं कुछ लोग आजम खां को इस नजरिए से भी देखते थे कि अभी से होश उड़े मसलहत पसंदों के, अभी मैं बज़ में आया अभी कहां बोला। और तो ये सारे चरित्र आजम खां की राजनीति के रहे, लेकिन अंत के अंदर जो समर्थन आजम खां को अपनी पार्टी से मिलना चाहिए था, उसका अभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर, और या कहिए समाजवादी पार्टी के दामन पर दाग जरूर मिलते हैं। और बिलाल साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई। इस बहुत अहम वक्त में, बहुत गाढ़े वक्त में समाजवादी पार्टी साथ नहीं खड़ी हुई। दो सवाल मेरे मन में आते हैं कि जिस वक्त वो उफान पर थे, उस वक्त मुलायम सिंह ने बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। इस्तेमाल को मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, क्योंकि मुलायम सिंह के बारे में मरहूम नेता अमर सिंह कहा करते थे कि भाई अगर हिंदुओं को गाली दिलानी है तो आजम खां को ले आओ, अगर किसी अन्य कम्युनिटी को गाली दिलानी है तो अमर सिंह को ले आओ। वह कहा करते थे मुलायम सिंह बहुत ज़बरदस्त नेता हैं, किसका कहाँ इस्तेमाल करना होता है अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आजम खां इस्तेमाल हो गए, मुलायम सिंह यादव ने उनका इस्तेमाल कर लिया? और दूसरा मेरा अहम सवाल ये है कि आज मुसलमानों के बीच वो कहाँ खड़े हैं? क्या उसी तरीके के मुस्लिम नेता आज भी हैं जहाँ जिधर अगर रुख कर दें तो मुसलमान उस तरफ चल देगा? बिलाल साहब, दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं उनके भविष्य को लेकर, और यही दो सवाल उनके भविष्य को तय करेंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। देखिए कि जहां तक आपने पहला सवाल किया कि क्या मुलायम सिंह ने उनका इस्तेमाल किया है, यकीनन जब पार्टी में आप होते हैं तो उसके मुखिया जो भी रोल आपको असाइन करते हैं वो आपको निभाना पड़ता है। लेकिन उससे आजम खां के व्यक्तित्व में भी एक उछाल आया था। आजम खां एक बड़ी शख्सियत बने थे, और आजम खां के वो डायलॉग भी हमें याद है कि ये कलेक्टर एक दिन मेरे जूतों की पॉलिश करेगा। तो हमें आजम खां के वो डायलॉग्स भी याद है। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर उसी फार्मूले को अपनाया था ध्रुवीकरण के, जिस फार्मूले को कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक्सपेरिमेंट करती है। सांप्रदायिकता के अगेंस्ट
जो सेकुलर पोल है उसको उसके अगेंस्ट ध्रुवीकरण जो सेकुलर पोल पे करती है कांग्रेस पूरे देश में, उसी पॉलिटिक्स को मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनाया कि सांप्रदायिक शक्तियों के अगेंस्ट जो ध्रुवीकरण सेकुलर वोटों का वो अपने पक्ष में किया। और ये माइक्रो मैनेजमेंट था मुलायम सिंह यादव का। उसमें जातीय तड़का जरूर लगा दिया करते थे, लेकिन मुलायम सिंह अच्छी तरह समझते थे अगर मुसलमानों का रुख कांग्रेस की तरफ हो गया तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी वो ठीक बात है। लगता है फिर दिक्कत हो गई, यानी कि जो नेटवर्क है वो दिक्कत कर रहा है। अब समय भी लगभग इस सेगमेंट का समाप्त हो चुका है। बिलाल साहब, बहुत माफ़ी के साथ शुक्रिया, बहुत 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 माफ़ी के साथ में बिलाल साहब का शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। लेकिन नेटवर्क शायद पूरी बात नहीं करने दी, नेटवर्क ने थोड़ी सी बाधा रही, लेकिन होता है, चलता है। लेकिन लगभग पूरी बात आ गई कि भाई मुलायम सिंह यादव ने अगर उनका इस्तेमाल किया तो आजम खां को भी इस इस्तेमाल से मजे चमके, और आज आजम खां जो हैं उसमें मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा योगदान है। ये आने वाला वक्त तय करेगा कि मुसलमानों के बीच उनकी क्या हैसियत होगी। अब जो हम आगे बात करेंगे कि हम आगे बात करेंगे चलो भाजपा की ओर। अब ये हम क्यों कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा अभियान थोड़ी चल रहा है कि चलो गांव की ओर। हम लोग जब शुरुआत में पत्रकारिता शुरू कर रहे थे तो एक दौर हुआ था, नरसिंह राव की सरकार थी केंद्र में, तो उन्होंने एक अभियान चलाया था कि चलो गांव की ओर। तो उसी तरह कोई अभियान नहीं चलो भाजपा की ओर, ये 2024 का चुनावी अभियान है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी रणनीतिक पार्टी, इतनी ज़बरदस्त रणनीति उसके पास होती है कि वो बहुत पहले से, वर्षों से इस पर काम करती है। और जो हाल में जो ड्रेन हो रहा है कांग्रेस से और अन्य दलों से, वो देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। पिछले 8 साल से कांग्रेस के तमाम नेता लगातार जा रहे हैं, और ये 100 से अधिक बड़े नेता, दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। एक अल्प विराम लेंगे और उसके बाद इस चलो भाजपा की ओर लोग क्यों भाजपा की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस या अन्य दल क्यों नहीं नेताओं को रोक पा रहे हैं, क्या रणनीति है, या ये जिन दलों से जा रहे हैं क्या उनके लिए उपयोगी नहीं है, ये कई सवाल हैं, इन पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो भाजपा की ओर, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तमाम नेता जो अभी चमक रहे थे कांग्रेस में, जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल नए नए ताने बाने बोल रहे थे, वो नेता अब भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं या शामिल हो चुके हैं। कई दिग्गज चेहरे, और पिछले 8 सालों से हो रहा है, जैसा हमने बताया। जहाँ तक मोटा मोटा आंकड़ा हमारे पास है कि करीब 100 बड़े नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और दक्षिणी राज्यों को तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चले गए, उनकी हाल खबर भी यहाँ तक नहीं आ पाती, या हम लोग उनकी बहुत ज़्यादा गणना भी नहीं कर पाते।
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बहुत दिग्गज नेता बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ ने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर ली दिल्ली में। उनकी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कराई। भाजपा में वह आए लेकिन भरे मन से या भारी मन से, और कांग्रेस के साथ 50 साल पुराना संबंध तोड़ने की वजह भी बताई। बलराम जाखड़ ने कहा कि 3 पीढ़ियों का रिश्ता हमारा रहा है, लेकिन आज तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि नेतृत्व को जो निर्णय लेने हैं वो ले नहीं रहा है। नेतृत्व चापलूसों से घिरा है। जिस दिन उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर था, उसी दिन सुनील जाखड़ ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि चलिए ठीक है, हम सबकी हो गई, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी कम से कम इन चापलूसों से पार्टी को बचाएं। और यही तकलीफ उनके अंदर रही, कांग्रेस छोड़ने की तकलीफ भी उनके अंदर रही। लेकिन उनके कुछ वसूल और सिद्धांत भी ये भी उन्होंने कहा जिससे वह समझौता नहीं करना चाहते थे। एक दिन पहले ही अगर देखा जाए, आज सुनील जाखड़ ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, और इसके पीछे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदू नेता की वहाँ तलाश थी, क्योंकि भाजपा का जो हिंदुत्व कार्ड है वो वहाँ भी इस तरह के कोई गेम प्लान पंजाब में भी चल रहा है, और ठीक ठाक हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या है। इस बार केवल सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री का चेहरा इसलिए नहीं बनाया गया था, पंजाब कांग्रेस में इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि वो हिंदू हैं। जो पंजाब की नेता हैं अंबिका सोनी, उन्होंने साफ कह दिया कि कोई हिंदू कैसे चीफ मिनिस्टर हो सकता है या चेहरा हो सकता है। तो ये बात शायद सुनील जाखड़ को चुभ गई और वो बहुत आहत थे। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो निकट भविष्य में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें सुनील जाखड़ के जरिए वहाँ जमी नजर आए हैं, क्योंकि सुनील जाखड़ बहुत जमीनी नेता हैं। उनके पिता बलराम जाखड़ भी बहुत दिग्गज और धाकड़ नेता रहे हैं, और बहुत शिद्दत के साथ वो हवाई नेता नहीं, अपनों के बीच में रहते हैं सुनील जाखड़ भी। और सुनील जाखड़ का भतीजा अभी कांग्रेस से एमएलए है। तो 3 पीढ़ियां कांग्रेस में काम कर रही थी। सुनील जाखड़ ने भारी मन से विदा ली। इसके ठीक एक दिन पहले गुजरात में कांग्रेस के युवा चेहरे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात के हार्दिक पटेल ने नेतृत्व पर बहुत सारे गंभीर सवाल उठा दिए। यहाँ तक कहा कि भाई गुजरात के नेताओं को जनता की समस्याओं की चिंता नहीं है, राहुल जी किस तरीके का चिकन सैंडविच खाएंगे इस फिक्र में वो दुबले रहते हैं। इस तरीके के बहुत सारे सवाल उठाए। कहा कि कांग्रेस युवाओं के प्रति द्वेष पाले हुए है। और आज हम तमाम टीवी चैनलों पर उनको सुन रहे थे, तो हार्दिक पटेल ने कहा कि भाई मोदी ने बहुत सारे अच्छे काम किए, अमित शाह ने 370 का बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया। उनके जो स्वर हैं वो ये बता रहे हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। अभी थोड़ा सा वक्त है। पहले तो उन्होंने कांग्रेस को डिफेम किया जमकर, अब वो आगे भारतीय जनता पार्टी में जाने की कीमत क्या तय होगी, अभी इसमें थोड़ा सा तय तोड़ बाकी है, इसलिए अभी हार्दिक पटेल वहाँ नहीं गए हैं। 2-3 नेताओं के और भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें हैं। उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल ने भी कल इस्तीफा दिया था। आज वो दिल्ली में थे, ऐसी खबरें आई और ये कहा गया कि कर्नल कोठियाल भी भाजपा में जा रहे हैं, उनकी भाजपा में जाने की अटकलें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड चारों तरफ 2014 के बाद अब तक लगातार घेरेबंदी करके रखी, और इन 3 राज्यों में हाल में आपको जो घेरेबंदी देखने को मिली वो सामने है। कर्नल कोठियाल भी हो सकता है कि 1-2 दिन में या कल ही भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाएं। सुनील जाखड़ ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद क्या कहा वो सुनिए। 5 साल का जिस पार्टी से संबंध है, जिस वजह से जो नौबत आई तोड़ने की, वो सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी। पंजाब की भाईचारक सांझ, पंजाब का जो बेसिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर जब आंच आई, आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया और इसे एक जुर्म माना गया। तो उन हालात में आज मैं समझता हूं कि बीजेपी के यहाँ आके इस भावना को कि हमारे गुरुओं, संतों, पीर पैगंबरों की धरती से, जहाँ से मानस की जात सभी एक हो पहचानबे की मूल मंत्र जो दिया था, उसको आगे लेके
देश की अखंडता और पंजाब में आपसी भाईचारे को कायम और विकास के लिए बात की जा सके। सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत सारी बातें रखी थी, मुद्दे रखे थे कि लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया, आवाज दबाने की कोशिश की गई। ये आवाज कौन दबा रहा था? नेतृत्व दबा रहा था या पंजाब कांग्रेस के नेता दबा रहे थे? जाखड़ साहब को भाव नहीं दे रहे थे। हालांकि ये बहुत गहरा और करीबी रिश्ता था कांग्रेस और जाखड़ परिवार का, और जाखड़ परिवार की पंजाब में एक अच्छी खासी साख है, वो हैसियत रखते हैं। एक ऐसा नेता भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया, ये बड़ा झटका मेरी नज़र में कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह से अनबन हुई और सुनील जाखड़, और तमाम पंजाब के लोग इस बात को कह रहे हैं कि इसकी वजह नवजोत सिद्धू हैं और सिर्फ नवजोत सिद्धू हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब सारी चीज़ें कांग्रेस के लिए फिलहाल पंजाब में एक बड़ा झटका है, और एक के बाद एक नेताओं का जाना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अब है कि नहीं वो कांग्रेस जाने। एक एक करके तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस से दूर होते गए। अभी उदयपुर के जो चिंतन शिविर में इसी बात की चिंता की गई कि ये नेता जा क्यों रहे हैं। संघर्ष, संकल्प, तमाम सारी बड़ी बड़ी बातें हुई, तमाम तरीके के सेल बनाने की बात हुई, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को एक ड्रेन प्रिवेंशन सेल भी बनाना चाहिए कि जो पार्टी से आपका जो टैलेंट ड्रेन हो रहा है उसके रोकने के लिए भी एक सेल बनाना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। हालांकि मैं एक अदना सा पत्रकार हूँ, माने ना माने कांग्रेस, वो कांग्रेस की अपनी निजी बात है। जेपी नड्डा ने इस ज्वाइनिंग के बाद बयान दिया, उसे सुनिए। जाखड़ जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए खुशी का विषय है कि सुनील जाखड़ जी, जो एक अनुभवी नेता और जिन्होंने लगभग 3.5 दशक राजनीति में एक अपना स्थान बनाया है, ऐसे व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। एक बात तो है, कल एक नेता कह रहे थे कि भारतीय जनता, नेता नहीं, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार गुजरात के, वो कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी में एक खसूसियत है, एक विशेषता है जो दूसरों से उसे अलग करती है, कि जिन दूसरे दलों के नेताओं को वो पार्टी में लेते हैं उन्हें लावारिस नहीं छोड़ देते, उनकी फिक्र करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। यही वजह है कि एक के बाद दूसरे दलों के बड़े नेता, और खास तौर पर अगर सबसे ज़्यादा बीजेपी ने डेंट दिया है किसी दल को तो कांग्रेस को दिया है। पूरी की पूरी यूथ ब्रिगेड बाहर हो गई, और बहुत बड़े बड़े नेता जिनके दम पर कांग्रेस राज्यों में राज करती रही है, वो नेता आज भारतीय जनता पार्टी में हैं और पूरे मान सम्मान के साथ में हैं। बड़ी बात नहीं कि सुनील जाखड़ आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ दिनों में वहाँ नजर आए, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी वो हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। जेपी नड्डा उनके राजनीतिक जीवन पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत मान सम्मान पंजाब में मिलेगा और उन्हें भी ये सम्मान पार्टी देगी। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो चंडीगढ़ में हैं। विनोद, पूरा जाखड़ की जो कथा काया थी या उनके जाने की पूरी जो पृष्ठभूमि है, तो बहुत पहले तैयार हो गई थी। अब आपसे यही सवाल है कि सुनील जाखड़ के जाने के बाद कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा? मेरे हिसाब से यही दो बड़े प्रश्न बनते हैं। जी, अगर बात की जाए सुनील जाखड़ की, बलराम जाखड़ के पुत्र जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं, कांग्रेस के लिए सबसे बहुत अगर बात की जाए आज पंजाब के अंदर बहुत बड़ी खबर, बहुत दुख की खबर है कि ऐसा चेहरा जो कि पिछले लंबे समय से पंजाब में कांग्रेस की कमान को संभालते हुए, कांग्रेस को एक साथ जोड़ते हुए चल रहा था, और आज अचानक एक ऐसा सिक्का खो दिया है कांग्रेस ने, जो कि आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बढ़ चढ़कर
और काफी अच्छी सीटें निकालकर पंजाब से देगा। सुनील जाखड़ अपने आप में एक अगर बात की जाए तो कांग्रेस की एक ऐसी कमान थे पंजाब के अंदर जो सबको जोड़े रखे थे। और सबसे बड़ी बात, अभी आने वाले चुनाव में चेहरा भी थे मुख्यमंत्री के, क्योंकि उनके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को लाया गया। चरणजीत चन्नी के बाद अचानक और भी ऐसे नाम आए थे जिनके बाद सुनील जाखड़ पीछे हट गए। और तभी से शायद सुनील जाखड़ जो थे कि कांग्रेस के खिलाफ हर रोज कहीं ना कहीं ऐसे बयान आते गए, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बयान आते गए, और लास्ट अंत में एक ऐसा समय आया कि वो कांग्रेस को अलविदा कहते हुए भारतीय जनता पार्टी में आज पहुंच चुके हैं। जी विनोद जी, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बातें बताई कि भाई सुनील जाखड़ कितने महत्वपूर्ण हैं, ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कितने महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या 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 खबरें हैं, क्या डील हुई होगी उनकी, क्या इस तरह की कोई बातचीत सामने आ पाई है कि क्या बदले में भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्या देने जा रही पंजाब में? अगर बात की जाए पंजाब के अंदर सुनील जाखड़ एक बहुत बड़ा चेहरा है, खासकर राजनीति की बात करें तो उनके भाई है जो वो भी इस समय सांसद विधायक है, और साथ के साथ खुद सुनील जाखड़ जो है कि वो बलराम जाखड़ के पुत्र है जो राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या डीलिंग हुई है क्या नहीं, ये तो वक्त बता पाएगा, परंतु जहां तक सूत्र कहते हैं आने वाले 2024 के चुनाव में एक ऐसा आने वाला 2024 के चुनाव में लोकसभा के लिए चेहरा भी होंगे, साथ के साथ कैबिनेट के पोस्ट के लिए उनको शायद इनकी जो डीलिंग जो अंदरूनी रूप में हुई है कि आने वाले समय जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो उन्हें केंद्र का मंत्री भी बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया विनोद जी, हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे फंस गए गुरु की। गुरु यानी ठोको ताली, आपको याद आ गया होगा, तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। ये पूर्व क्रिकेटर, जाने माने कमेंटेटर, ओरेटर और कांग्रेस के पंजाब के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं रहा, बल्कि बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। फंस गए गुरु आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कई जगह। सिद्धू के विरोधी कह रहे थे ठोंको ताली, कुछ कह रहे थे कि फंस गए गुरु। तो वास्तव में मसला क्या है ये आपको बता देते हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। झटका नहीं कहेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा दी है। झटका बहुत बेहतर शब्द नहीं है, इसका कम ही इस्तेमाल हम करते हैं और करना भी चाहते हैं। 34 साल पुराने रोड रेज के मामले में सिद्धू को 1 साल बामुशक्कत कारावास की सजा सुनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। कारावास सश्रम होगा, जैसा कि मैंने कहा, बामुशक्कत। सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी। यह खबर अभी थी कि शायद पंजाब पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ रोडरेज के दायर मामले में पुनर्विचार याचिका अनुरोध किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। सिद्धू ने पुनर्विचार याचिका के जवाब में कहा कि यह घटना 33 साल पहले की है और याचिका विचारणीय नहीं है। सिद्धू ने अपनी स्वच्छ प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले में उनकी सजा में बदलाव नहीं करने को कहा था, लेकिन उनको ये सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई है तो जाहिर सी बात है कि अब उनको ये सजा भुगतनी होगी, एक के बाद एक। इधर सिद्धू की पत्नी काफ़ी बीमार रहीं, उसमें वो परेशान रहे, और उसके बाद पंजाब में कांग्रेस हारी, सिद्धू की प्रधानी चली गई, मुख्यमंत्री वो बन नहीं पाए। एक के बाद ग्रह टकराते रहे। अब वो जेल के अंदर। सिद्धू ने इस सजा के ऐलान के बाद प्रतिक्रिया भी दी है। सिद्धू सर जिदा कोर्ट ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ? नो कमेंट। देखी काका गिर जाएगा। सिद्धू सर जिदा कोर्ट ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ सर? नो कमेंट। देखी काका गिर जाएगा। अब जो सबसे चर्चित मसला इस वक्त पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में है।
उस पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे एंकर इन दिनों काशी में हैं और बात सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं ज्ञानवापी की। दिल्ली से लेकर काशी तक, काशी से लेकर दिल्ली तक कानूनी लड़ाई भी जारी है। कल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई है और सोमवार को काशी में फिर इसकी सुनवाई होगी। वाराणसी के कोर्ट ने ज्ञानवापी के मामले में कुल मिलाकर एक सर्वे के लिए कहा था, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए थे और कोर्ट के निर्देश पर विशाल प्रताप सिंह ने एक रिपोर्ट भी रख दी। रिपोर्ट में क्या है, बहुत सारी अपने अपने तरीके से लोगों ने रिपोर्ट को परिभाषित किया है। जो पहले कमिश्नर अजय मिश्रा नियुक्त किए गए थे, 14 मई को उन्होंने सर्वे शुरू किया था, लेकिन इस दौरान प्रशासन की तरफ से जो चीज़ें हुई और उसके बाद कुछ वीडियो, कुछ चीज़ें लीक हो गईं, उनकी वजह से कोर्ट कमिश्नर को हटाना पड़ा, विशाल प्रताप सिंह को, माफ़ कीजिएगा, अजय मिश्रा को हटाना पड़ा और ये कोर्ट ने पूरा मामला विशाल प्रताप सिंह को सौंप दिया कि वही रिपोर्ट दाखिल करेंगे इस पूरे सर्वे की। वहाँ पर तमाम फोटोग्राफ्स लिए गए, तमाम वीडियो बनाए गए। टीम ने, जो कोर्ट कमिश्नर की टीम है, उसने पूरा एक एक करके सर्वे को लिया। आज दोपहर कोर्ट कमिश्नर विशाल प्रताप सिंह ने वो रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रख दी। विशाल प्रताप सिंह ने ये रिपोर्ट रख दी और एक रिपोर्ट और पब्लिक डोमेन में थी अजय मिश्रा की। दोनों रिपोर्ट में ये इस बात को कहा गया है कि वहाँ पर हिंदू आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन वास्तव में रिपोर्ट में कहा क्या गया है वो बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन बीच बीच में कमीशन इस बात को कह रहा है वो कि बहुत सारी बातें अगर देखा जाए तो घूम फिर कर वहीं पर आ जा रही हैं। ये कहा गया कि भाई वो कोई या उस तरीके की कोई आकृति को कोर्ट कमिश्नर ने और इसके लिए अब नीचे जाने की जरूरत है। इसके लिए आप सर्वे की तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा कि बिना उसकी वजह से संभव है। इस पूरी रिपोर्ट में उन्होंने कंक्लूड किया है, कंक्लूड नहीं किया रिपोर्ट को और कहा कि फर्दर अभी तमाम चीजों की जरूरत है, लेकिन जो भी बातें कही गई कि भाई अगर कहीं निशान मिले हैं, कहीं चिन्ह मिले हैं, तो वो कमिश्नर ने अपनी तरफ से रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा हिंदू पक्ष कह रहा कि हाँ ये है, मुसलमान पक्ष इसको डिनाई कर रहा है। इस तरीके की बात इस रिपोर्ट में है। इसमें कहा गया है कि वादीगण के अभियुक्ता द्वारा कमीशन की कार्रवाई के दौरान ध्यान आकर्षित कराया गया कि पूर्वी दिशा वजू स्थल के स्थान के पीछे पूर्व में एक स्थान से नीचे उतरने पर इसकी पैमाइश की गई, जिसमें 4 सीढ़ी उतरकर 4 फीट 2 इंच की गली कायम है, जो उत्तर की तरफ नापने पर 28 फीट 9 इंच पाई गई। इसके दरवाजे पर ईंट की
चिनाई, इसकी दरवाजों को ईंट की चिनाई से बंद किया गया है। जो सीढ़ी उसे मापजोक बताई है और तमाम सारे इस तरह के तथ्य उन्होंने रखे हैं, मापजोक बताई है, सारी चीजें बताई है, लेकिन इसमें कहीं स्पष्ट रूप से कमिश्नर ने कोई कंक्लूजन नहीं निकाला है और कोई चीज ऐसी नहीं कही है कि जो 100% हम कहे कि भाई ये शिवलिंग है। और आगे कोर्ट के विवेक पर उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन अभी जो एक तरीके से कुछ खबरें आई, कुछ और चीजें इस तरह से आम हुई कि भाई वहां पर एक मगर मक्ष की आकृति, जब नीचे तहखाने में जाएंगे तो एक मगरमच्छ की आकृति वहां मिली है। इससे कहा गया कि यहाँ हिंदू मंदिर के अवशेष हैं और ये सारी चीजें उस रिपोर्ट में रखी गई है। रिपोर्ट कोर्ट में है और अब ये देखना होगा कि इस ज्ञानव्यापी मसले पर है क्या, मतलब कुल मिलाकर इसमें क्या निर्णय लेता है। हिंदू पक्ष पूरे दमखम के साथ में इस बात को कह रहा कि ये शिवलिंग है। हिंदू सेना के अधिवक्ता से हमारी सहयोगी ने बात की, वो सुनिए। मेरे साथ मौजूद हैं हिंदू सेना से वरुण सिन्हा, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद के मामले के ऊपर सुनवाई की जाती है। बात करते हैं सीधा इनके साथ, आज की सुनवाई के अंदर क्या हुआ? आज जो मैटर लगा हुआ प्लेंटिफ्स की अपीयरेंस के लिए लगा था, प्लेंटिफ्स की तरफ से जो एडवोकेट शंकर जैन हैं, उनकी तबीयत खराब चल रही थी और वो 20 तारीख को कोर्ट के अदालत समक्ष होंगे और हियरिंग के बाद दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो भी एप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय पास करेगी। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय मुस्लिम पक्ष के वकील लगातार इम्पोज कर रहे हैं कि इस मामले पर सुनवाई की जाए, नंदी को लेकर जिस तरह का मामला किया जाए उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो भी एप्लीकेशन की सुनवाई होनी थी, उस एप्लीकेशन का निस्तारण कल के सर्वोच्च न्यायालय के हियरिंग के बाद ही संभव हो पाएगा और जो भी आदेश होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसके हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। इसीलिए जो भी एप्रीहेंशन है वो अभी नहीं कहा जा सकता। हिंदू सेना से वकील वरुण सिन्हा सुप्रीम कोर्ट में इस समय मेरे साथ ये मौजूद है, जो कि इस समय पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक सुनवाई के दौरान तमाम तरह की बातों को बताते हुए
सहयोगी अफसर खान ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और हिंदू सेना की तरफ से इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे वरुण सिन्हा से बात की। उन्होंने कहा कि भाई जो भी याचिकाएं हैं वो कल इसका निस्तारण होगा, सारी चीजें होंगी। ये पूरा मसला आखिर इतना हाईलाइटेड क्यों है? धार्मिक मामला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। दावे पर मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, दावे करने का सबको अधिकार है। क्या अवशेष हैं? क्योंकि ये जो कोर्ट कमिश्नर विशाल प्रताप सिंह कोर्ट ने रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में भी कोई कंक्लूजन नहीं निकाला गया। जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी, कल हम लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि ये कंक्लूड करना चाहिए कि क्या है वास्तव में वो जो आकृति है या जो बहुत सारी जो आकृतियां हैं वहां की दीवारों पर, क्योंकि ये मसला श्रृंगार गौरी पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर या जो याचिका की गई थी 5 महिलाओं द्वारा, रेखा सिंह और अन्य लोगों के द्वारा, सीता साहू और तमाम डॉक्टर हैं, वो उनको लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अब ये पूरा मामला अब ज्ञानवापी में शिव मंदिर शिवलिंग है या नहीं, इसके इर्द गिर्द आ गया है। श्रृंगार गौरी का मसला थोड़ा सा निपट जाता नजर आ रहा है। और इस पूरे मसले पर AIMIM के सुप्रीम असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है, चाहे काशी का मसला हो चाहे मथुरा का मसला हो। मथुरा के मामले में भी एक याचिका रंजना अग्निहोत्री की स्वीकार आज कर ली गई। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण याचिका रही, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ओवैसी ने क्या कहा वो जरा सुनिए। कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करेगा वो काशी के लोअर कोर्ट के ऑर्डर को मुकम्मल स्टे देगा और ये चीज का एक फुल स्टॉप लगना चाहिए, वरना इसका कोई न रोक सकेंगे आप। एक और कोई और चलता रहेगा और तनाव का माहौल, खौफ का माहौल, नफरत का माहौल में इजाफा होता रहेगा। अब रिपोर्ट में क्या हम यही सवाल उठा रहे हैं? हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार इस तरह के कई मामलों की बहुत करीब से रिपोर्टिंग करने वाले, उनका विश्लेषण करने वाले सुरेंद्र दुबे जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुत दिनों बाद आपके दर्शन आज हो रहे हैं, बहुत प्रणाम आपको। ये ज्ञानवापी का मसला आजकल बिल्कुल बहुत जबरदस्त चर्चा में है। आज ये रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर विशाल प्रताप की मेरे हाथ में है।
कि यहाँ शिव मंदिर है, ढेका ने कहा कि यहाँ ये नहीं है। ये कंक्लूजन नहीं है कुछ इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट केवल जैसे हम लोग जब शुरुआत में पत्रकारिता शुरू किए थे, अब तो बहुत वरिष्ठ हैं, हम लोग भी जब शुरू किए थे पत्रकारिता तो ये कहा जाता था कि भैया अपना व्यू मत व्यक्त करो, इन्होंने कहा उन्होंने कहा। मतलब जिस अखबार हम पत्रकारिता शुरू की थी उसमें भी यही कहा गया होगा, और जहां से हमने शुरू की उसमें भी यही कहा गया कि अपना व्यू मत करो, इन्होंने कहा उन्होंने कहा। तो विशाल प्रताप सिंह जिनसे कंक्लूजन की उम्मीद थी, कोर्ट कमिश्नर कुछ कंक्लूजन देंगे या कुछ तथ्य देंगे कि भाई इसमें अवशेष हैं कि नहीं है, वो उस तरीके की चीजें मिली कि नहीं मिली, वो कंक्लूड ही नहीं किए। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष ने कह रहा कि शिवलिंग है, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, और 12 फीट जाना संभव नहीं, इसलिए अब उन्होंने इशारा कर दिया एएसआई की तरफ। देखिए, मैं एक बार बता दूं, पूरा मामला बड़ा हास्यास्पद और दिलचस्प है। जी, जिस ढंग से कमिश्नर नियुक्त किए गए, कमिश्नर सामान्यतः ऐसे मामलों में नियुक्त किए जाते जहाँ कोई 1 पॉइंट चीज होती है। जिज्ञासा साहब देख लीजिए जाकर, तो हमें बताइए कि स्टेटस को ताकि हम रख सके कहाँ क्या है। हास्यास्पद था कि जिन अजय मिश्रा को इस आरोप पर डाला गया जी, कि इन्होंने सर्वे की रिपोर्ट लीक कर दी, जी, उनकी भी पूरी रिपोर्ट मीडिया पर चल रही है, और जो दूसरे कमिश्नर को ड्यूटी दी गई उनकी भी रिपोर्ट पूरी लीक हो रही है। उनकी रिपोर्ट ये है और ये दोनों की रिपोर्ट है ये। हालांकि ये इसको हम इसलिए पूछ नहीं करते कि भाई ये तो सील बंद लिफाफे में है, अभी ये पता नहीं असली है कि नकली, लेकिन ये 2 रिपोर्टें हैं। तो हम तो भैया अपने आप में इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये रिपोर्ट असली है कि नकली, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में है। मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं, और ये एक ही रिपोर्ट सारे टीवी पत्रकारों के पास है, जो व्हाट्सएप से वो मोबाइल से पढ़ के बता रहे हैं जी, और हर चैनल ये दावा कर रहा है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि एक ही रिपोर्ट है, एक ही तथ्य, उसमें ये भी नहीं है कि मतलब किसी में कुछ और नहीं, हर एक में एक ही निरूपण है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट भी पूरी लीक की गई,
सकता है। और जो श्रृंगार गौरी की पूजा की बात की गई है, जो मांग उठाई जा रही है, वो न्यायोचित है, ठीक। हम इस पर नहीं जाते क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं है। वो जज साहब तय करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि जब उन्होंने रिपोर्ट में लिख दिया कि नथू ने